चलो स्टार्ट करें। देखो अभी तक हमने केमिस्ट्री में क्या समझा है, अभी तक एटम की तो बात ही नहीं करी थी। हमने क्या समझा था, मैटर। मैटर क्या होता है ना, तो निपुण बताएगा मैटर क्या होता है। निपुण बताओ भाई, डेफिनेशन तो ऐसे रट रखी रॉकेट की तरह, होता क्या समझाओ इसे। हाँ, वजन जरूरी, मास नाम की एक चीज है। वजन जो वेट होता है, वेट अलग है, वेट अर्थ का फोर्स होता है, और हम बात कर रहे हैं मास की। मास कंटेंट ऑफ मैटर होता है। मैटर मतलब कि जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में समझा था मैटर। मैटर ये था हमारा कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या है, मास हो, और वो कुछ जगह को घेरे, कुछ जगह को ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं हम। अब मैटर के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि मैटर किससे बने हैं। तो तुमने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट। तो मैटर जिन टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है, किन से बनता है, टाइनी पार्टिकल्स। उन टाइनी पार्टिकल्स को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करें, जैसे मान लो ये कोई ईंट है, लोहे, ये कोई ईंट है, ईंट समझते हो ना, ब्रिक जिससे मकान बनता है। इस ईंट को हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। तो जो एक पीस होगा उसको एक पार्टिकल कहेंगे हम लोग। अगर इस पार्टिकल को और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करें हम लोग, तो एक और उससे भी छोटा पार्टिकल निकलेगा जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, है ना। एकदम बुरादा कर दो इसका, एकदम महीन कर दो, तो काट काट के जो इससे भी छोटा पार्टिकल होगा, एट लास्ट वो पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको मैटर प्योर इंप्योर वाले चैप्टर में, याद आया। वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बताया था प्योर इंप्योर वाले में, ठीक है। तो ये समझो कि मैटर वो है जो नेकेड आई से हम लोग बड़ी बड़ा देख पा रहे हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है जिनसे मिलके वो बना है। उन पार्टिकल को और फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मॉलिक्यूल से भी एक छोटा पार्टिकल होता है, उसका नाम क्या है, एटम। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से, समझ गए। मतलब एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के, मतलब 2 एटम या 3 एटम जुड़ जाते हैं, मिलकर के क्या बन जाता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो पार्टिकल, और वो बहुत सारे पार्टिकल जुड़ जाते हैं, समझ गए बात। वो एटम है सबसे मेन चीज। लेकिन अभी जब हम लोगों ने और ज्यादा डिस्कवरी करी, और ज्यादा रिसर्च करा, तो हमें और डिटेल में अंदर गए तो हमें पता चला एटम भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अभी तक हम ये सोच रहे थे एटम सबसे छोटा है, लेकिन एटम फर्दर और छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम आगे के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल आपको पढ़ने, इनसे मिलकर के बना है। कौन बना है, एटम। किस किस से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या सबसे छोटे पार्टिकल है। अभी तक की नॉलेज के हिसाब से, हमारी क्लास 12 तक के सिलेबस के हिसाब से ये सबसे छोटे पार्टिकल है। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते, इनके भाई बहन होते हैं। भाई बहन इनके बच्चे हुए ना वो, ठीक है, फैमिली ट्री में नीचे आ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये जो एटम है, अभी हमें इस क्लास में, इस चैप्टर में सिर्फ एटम तक पढ़ना है। अगले वाले चैप्टर में इस वाले लेयर तक पढ़ना है, इसके नीचे वाली लेयर अभी हमारे सिलेबस में। अब ऐसे समझो कि भाई सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने बड़े बड़ी चीजों को ऑब्जर्व किया, उसने क्लासिफाई कर दिया कि इनको मैटर कहते हैं। फिर उनको उसने अज्यूम किया, भाई देखा तोड़ करके ये छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने, तो कह दिया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को और फर्दर देखा, भाई किससे बना है, मॉलिक्यूल कह दिया। मॉलिक्यूल को देखा, भाई किससे बना है, एटम। मतलब जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे हम उसको नीचे ब्रेक डाउन करते चले गए। तो अभी हमारी जो है नॉलेज, हमारे इस क्लास 9 में हमें कहां तक पढ़ना है, एटम तक पढ़ना है। जो चैप्टर 4 है उसमें यहां तक पढ़ना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में कहां तक पढ़ेंगे हम लोग, एटम तक। तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने समझा दिया आपको कि आप उस वाले में, सामने वाले में, हाँ, ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया कि आपने ये देखा मैटर होता है एक ऐसी चीज जिसके पास स्पेस होता है, जिसके पास मास होता है, वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। पार्टिकल मॉलिक्यूल से बनते हैं, मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं। अब डिफाइन करने को आ गया कि यार ये बताओ कि व्हाट इज एटम। ये तो पता चल गया कि मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, लेकिन एटम होता क्या है। तो हमें क्या एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी उस टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। लिखो, अब आज लिखवा रहा हूं वो वाली लिखो। पहले ये चार्ट बना लो, फिर एटम की डेफिनेशन बता रहा हूं। ये चार्ट बना लो,
साइंस की कॉपी लाना भूल गए जल्दी जल्दी में, कोई बात, पीछे पीछे लिख लो, पीछे लिख लो। तुम यार घर से कुछ नहीं लेके आए क्या? तुम पढ़ भी क्यों रहे हो, मैं ही पढ़ लेता हूं तुम्हारी जगह। हो गया? देख लिया? तुम्हें एसी की हवा से कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस ये चाहिए कि सर का एसी चलना चाहिए, गर्मी लगे या सर्दी लगे सर का बिल बढ़ना चाहिए। क्या हो रहा है? फिर भी एसी की हवा लेनी है। लिखो भाई एटम, अब डेफिनेशन लिखो। इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, particle of matter which can independently participate in a chemical reaction। मतलब एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है, वैसे तो सारे ही पार्टिकल छोटे होते हैं, लेकिन इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल हम लोग कागज को जलाते हैं, कागज कार्बन का बना होता है जनरली, तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, तो कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो इंडिपेंडेंटली जो पार्टिकल कंबाइन हो सकता है उसको बोलते हैं हम एटम, सबसे छोटा पार्टिकल जो रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अकेले कभी रिएक्शन नहीं कर सकते, तो वो एटम नहीं, उनसे ऊपर वाला पार्टिकल एटम है। ठीक है भाई? अच्छा, ये मैंने बताया कि विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है केमिकल रिएक्शन, इसको समझ लेते थोड़ा। ये हमारे डिटेल में नहीं है सिलेबस के अंदर, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ाया था, बताओ क्या होता था केमिकल चेंज, बताओ। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही था, मिलता जुलता ही। क्या होता था केमिकल चेंज की, भाई दो चीजें कंबाइन हो रही हैं या डिसोशिएट हो रही हैं, लेकिन इस प्रकार से वो प्रोसेस हो रहा है कि जो भी चेंज होगा उसकी केमिकल आइडेंटिटी अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, यही था। और उसके अंदर यह भी था कि फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। अब मैं कह रहा हूं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते, मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, पानी आप लोग देखोगे ना, पानी H2O होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर देना इसका, ऐसे मग्गे में पानी ले ले, मग समझते हो जिससे हम लोग नहाते पानी भर के, उसमें ऐसे दो इलेक्ट्रोड डाल दें ग्रेफाइट के और इसको लगा दें बैटरी से, किससे लगा दें, तो इसके अंदर से ना गैस निकलने लगेगी, कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ये जो पानी है ये H2 और O2 में टूट गया। अगर हम लोग फेवरेबल कंडीशन दें और H2 को O2 के साथ कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, तो मतलब रिवर्स तो किया जा सकता है, लेकिन विद केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन के बाद वो बदल जाएगी। ठीक है? तो ऐसे ही प्रोसेस को जब हम लिखते हैं किसी इस तरह के फॉर्मेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उन्हीं प्रोसेसेस को बोलते हैं
केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस आर सच प्रोसेसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स या टेक प्लेस। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल आइडेंटिटी बदल जाती है, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है ये पानी वाला। आप लोग जानते हैं जो H2O होता है पानी ये आग बुझाने के काम आता है ना, ठंडक देता है, कूलिंग करता है। अगर इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया, डिसोसिएट करा, इसको मतलब तोड़ा मैंने, तो क्या बना H2+। अब आप लोग जानते हो ये एक प्रकार का फ्यूल होता है, जानते हो रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जल जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। और O2 क्या करता है, O2 सपोर्ट करता है उसको, कंबशन को। O2 सपोर्ट्स कंबशन, मतलब कोई भी चीज अगर हवा में जलती है तो किसकी मदद से जलती है, O2 की मदद से जलती है। और जल कौन रहा है, फ्यूल जलता है, तो फ्यूल हाइड्रोजन है। देखो ये है जलने वाला और ये है जलाने वाला, ये जलने वाला और ये क्या है, और ये कौन है, ये बुझाने वाला है। ये आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने में मदद कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है तो ये समझो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल भी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इनकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा जब भी कोई प्रोसेस होगा ना जिसमें पूरी तरह से केमिकल आइडेंटिटी खो जाती है, गायब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेना केमिकल रिएक्शन का, सच प्रोसेसेस इन विच अ केमिकल चेंज अकर्स। डिटेल में हमारे क्लास 9th में नहीं है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे 11th क्लास में। सच प्रोसेसेस इन विच अ केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है भाई, केमिकल चेंज अकर्स। और मैंने बता दिया केमिकल चेंज अकर्स का मतलब कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। भाई साहब आपके नखड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पेन चाहिए, दूसरा पेन है, डबल पेन नहीं किसी पे, दे दो एक पेन। तुम्हारा भाई है ना वो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, भाईचारा ऑन टॉप हो गया, चलो आगे बढ़े। ये अंश की कमी पूरी कर रहा है अब हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए हम लोग कि एटम क्या होता है। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब हाइड्रोजन का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो इस रिएक्शन में भाग ले रहा होगा उसको कह रहे हैं हम लोग एटम। समझ गए बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। सेकंड नंबर पे क्या समझना है हमें, मॉलिक्यूल्स। बताओ किसी को पता है मॉलिक्यूल के बारे में, उसमें चैप्टर 2 में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने, क्या होता है बताओ एटम ऑफ ग्रुप नहीं, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। लेकिन आप ये बताओ, जैसे मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन के एटम है, देखो ये हाइड्रोजन के एटम्स का ग्रुप है, क्या ये मॉलिक्यूल है, इज दिस मॉलिक्यूल, बताओ। नहीं ये मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एटम अलग अलग है, ये एटम केमिकली जुड़े हुए नहीं है। मॉलिक्यूल मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, दूसरे हाइड्रोजन का एटम, ये एक दूसरे के न्यूक्लियस जो है, जो इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो जुड़े हुए हैं। अब ये कहीं भी भागेंगे तो साथ में जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में फेविकॉल लगा है, पानी में भी नहीं टूटेगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं उनको बोलते हैं हम, लिखो जरा, लिखो जरा, अ ग्रुप ऑफ एटम, a group of atom which are chemically bonded together are called molecule।
ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल H2O2 H2O, ये जो इनका एक एक पार्टिकल होगा ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल होगा। इसी प्रकार से CO2 और भी सोच सकते हो तुम लोग, H2O2 CO2 H2O। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया, ये केमिकली जुड़े हुए हैं हमारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब और थोड़ा आगे डीप जाते हैं। अब क्या अभी समझा हमने कि एक एटम है जो इंडिपेंडेंटली रिएक्शन करता है, अब वो दो एटम जुड़ गए तो क्या बन गया वो। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो मेरे पास एक बाल्टी भर के पानी है, बाल्टी भर के क्या है, पानी है, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बहुत सारे ऐसे H2O, फिर H2O, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, इस पूरी बाल्टी को क्या कहेंगे हम लोग, बाल्टी कहेंगे, शाबाश, बात तो सही है, गलत तो नहीं है, टेक्निकली बाल्टी कहेंगे। ये जो मॉलिक्यूल भर के हमारे पास कंपाउंड है या जो चीज है इसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके अंदर दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम्स हो। मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, H2O, मतलब ये एटम और ये एटम क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सच पार्टिकल्स विच आर डिफरेंट, है ना, जो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं, उनके द्वारा जो सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, समझ गए बात। अगर इसी चीज को मैं इस प्रकार से बना दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन लेके आ जाऊं, तो उसमें क्या मॉलिक्यूल होंगे, H2 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 H2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंपाउंड ओनली, बट यहां जो मॉलिक्यूल थे उसमें डिफरेंट एटम थे, इसके मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम होंगे। इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कैसे होंगे, सिमिलर या फिर आइडेंटिकल, मतलब केवल एक ही टाइप का एटम होगा। ठीक है, तो H2 की जगह पे हम O2 भी सोच सकते हैं, O3 भी सोच सकते हैं। तो एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें ओनली एक ही तरह के एटम है। कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम होते हैं। ठीक है, लिखो इसको, यही चार्ट बना लो, यही इंपॉर्टेंट है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा तुमसे, इसकी बना लो। कब, 27 को, 26 को क्या है? तुम्हारी छुट्टी पड़ रही, मेरी थोड़ी पड़ रही है छुट्टियां।
अरे भाई तुम्हारा स्कूल तो बहुत बढ़िया है। चलो ये हो गया, छुट्टी के बारे में बाद में बात कर लेना। तो हम ये समझ गए एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है या तो कंपाउंड या फिर बनता है एलिमेंट। जब यूज करेंगे वर्ड जब वो सेम टाइप के एटम होंगे, और कंपाउंड कब यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। ठीक है भाई। हो गया। अब सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी निकालोगे ना, उसमें सबसे पहले एटम की एक थ्योरी दे रखी हुई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखो मिली। हाँ, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ना हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स क्या है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल कराने चाहिए, करवाऊं? चलो अभी करवा, अभी करवा रहा हूं, अभी करा रहा हूं। तो मैं ही खड़ा करूंगा एक्सपेरिमेंट में। दुश्मनी तुम्हें एक्सपेरिमेंट देखने ना। दिख जाएगा यहाँ पे। साइंस लैब मैनुअल साइंस। कौन सा चैप्टर हमारा, ये तीसरा। देखो भाई, ये आपका आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। सबसे पहले यहां पर ये दे रखी है थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसने काफी सारे पोस्टुलेट्स बोले थे, तो इसमें पहला पोस्टुलेट पढ़ेंगे। इसमें कुछ पोस्टुलेट गलत है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से गलत है, ठीक है, वो समझना जरूरी है। तो पहला पोस्टुलेट पढ़ेंगे भाई, क्या है फर्स्ट, पहला पोस्टुलेट बताओ क्या है यहां पर। तो ये बात सही है गलत है? सही है, पहला पोस्टुलेट तो कोई बुराई नहीं है। दूसरा, इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्रिएट नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ये तो बात चलो ठीक है, अभी डिबेटेबल है, बाद में बात करेंगे। बट ये कह रहा है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब और ज्यादा इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा अभी अभी, कि जो एटम होता है उसमें और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मॉलिक्यूल एटम के ऊपर है, एटम के नीचे जाना है, डिवाइड करना उसको, है ना। इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये वाली बात क्या हो गई। अब ये जब इसने डिस्कवरी करी थी, मतलब जब इसने ये थ्योरी दी थी, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई नामो निशान, तो बेचारे ने सोचा होगा कि ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। बट बाद में रिसर्च हुई, बाद में पता चला कि छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट गलत है, ठीक है भाई। तीसरा क्या है, एटम ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट के, यानी कि ऑक्सीजन के या फिर हाइड्रोजन के। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन, तो कह रहा है ऑक्सीजन का जो एटम है हम लोग तीन जगह से लेके आते हैं। मान लो यूएसए से ऑक्सीजन गैस भर के लाते हैं, ठीक है, उसके एटम पर अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं कि भाई कितना मास है, क्या शेप है, क्या साइज है, एंड ऑल। इंडिया में देखते हैं, इंडिया की जो हवा में ऑक्सीजन गैस है, सुन लो पहले कहानी चल रही है, हिस्ट्री यहां पर। यूएसए से लेके आते हैं ऑक्सीजन गैस, इंडिया से लेके आते हैं, या फिर मान लो हम लोग अपने किसी ओशियन से लेके आ जाते हैं, लेट से अटलांटिक ओशियन से लेके आ जाते हैं। अलग अलग जगह से ऑक्सीजन गैस के सैंपल लेके आए और हमने रिसर्च किया, हमने देखा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है। तो ये कह रहा है
कि जब आप मेजर करोगे तो हर किसी का एटॉमिक वेट क्या आएगा, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक जैसा आएगा, साइज एक जैसा आएगा, रेडियस एक जैसा आएगा। लेकिन असल में इनका ये सारी की सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, असल में होती नहीं है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम मैं लिखवा देता हूं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी लास्ट में इस चैप्टर के आखिरी में आएगा। आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होंगे लेकिन उनका मास अलग अलग होगा। जैसे तुमने पढ़ा है ऑक्सीजन का मास कितना होता है, पता तुम्हें, मास नहीं पता ऑक्सीजन एटम का, अब मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन एटम का जनरली मास होता है 16। कितना होता है, यूनिट बाद में बताऊंगा। 16 किलो नहीं है, किलोग्राम नहीं है, ये 16 बहुत छोटी यूनिट है, 16 यूनिट है। तो जो 16 होता है ना ऑक्सीजन एटम का मास, कहीं कहीं पर ऑक्सीजन एटम 18 यू वाला भी मिलता है। मतलब एटम सेम एलिमेंट का है लेकिन मास दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ये वाला भी हमारा पोस्टुलेट क्या है, गलत है कि एक एलिमेंट के जो सारे के सारे एटम होंगे उनका मास या बाकी चीजें एकदम आइडेंटिकल होंगी, एकदम आइडेंटिकल नहीं होती है। लेकिन हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन मास जो है वो अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल बताया आइसोटोप्स। आप अपनी कॉपी में बस ये वर्ड लिख लेना, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे जब चैप्टर के एंड में जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, पूरा नहीं करना क्या, कितना करना है बताओ, निपुण कितना करना है, आधा खत्म कर देते, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अरे उसमें बाद में बात करेंगे, वो सब बाद में, अभी पहले ये समझते हैं। अगला पॉइंट, फोर्थ फोर्थ क्या बताओ, मतलब अलग अलग एटम लेंगे, जैसे कार्बन का ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, तो कह रहे दोनों अलग एलिमेंट है, तो दोनों के एटम भी बिल्कुल, मास भी अलग होना चाहिए और प्रॉपर्टीज भी, प्रॉपर्टी तो अलग होती है बेशक लेकिन मास सेम भी हो सकता है। तो वहां पर एक वर्ड आएगा आइसोबार। क्या आएगा, आइसोबार्स ऐसे एटम्स को कहते हैं जो अलग अलग एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास सेम है। जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर होता है, 40 इसका मास होता है। ये सब आगे भी सिखाऊंगा कि कैसे क्या लिख रहा हूं मैं, ये 40 इसका मास होता है। इसी प्रकार से एक और होता है आर्गन, आर्गन का भी कितना होता है, लगभग 40। तो एटम तो दोनों अलग अलग है लेकिन मास क्या आ गया। तो इसने एक बहुत बेसिक सी बात कही थी कि सेम एलिमेंट सेम मास, डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन ये बात गलत हो गई क्योंकि नेचर में आइसोटोप भी एग्जिस्ट करते हैं और आइसो बार भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट गलत है, कॉपी में लगा लो, वहीं बुक में लगा लो निशान। एक तो हमने बताया, दूसरा गलत है, उसमें क्या गलत है ये लगाओ, इनडिविजिबल गलत है, और तीसरे में क्या गलत है, आइडेंटिकल मास गलत है, चौथे में क्या गलत है, डिफरेंट मास गलत है, चौथे में डिफरेंट मास गलत है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, आइडेंटिकल मास में आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट पांचवा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये वाली बात भी गलत है, वैसे पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन क्लास 9 में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्लास 9 में गलत साबित कब करेंगे, 11th में, 11th क्लास में करेंगे। हाँ, अगर आर्ट्स लोगे तो फिर ये गलत प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये पांचों पॉइंट भी गलत है टेक्निकली। सिंपल होल नंबर के रेशो में कंबाइन होते हैं, बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल होल नंबर का रेशो नहीं होता, बट वो अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कह रहा रिलेटिव नंबर मतलब जैसे एक कंपाउंड हम बनाते हैं दो एटम से, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से बनाते हैं, ठीक है भाई। तो कार्बन ऑक्सीजन से बनाते हैं, लेट से CO बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। तो कह रहे अगर ये वाला फिक्स कर दिया ना कार्बन, तो इनका जो नंबर है वो सिंपल होल नंबर के रेशो में चलेगा। जैसे ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, तो 1:2 में चल रहा है, या फिर 2:3 में, मतलब होल नंबर के रेशो में आएगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। बट ये वाली बात भी पूरी तरह सही नहीं है। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉइंट पूरी तरह से सही है, केवल फर्स्ट पॉइंट पूरी तरह सही है। 5th और 6th क्लास 9th में सही है, आगे जाकर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है डाल्टन की थ्योरी? अगर एग्जाम में आएगा राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिख दोगे? लिख दोगे ना? बस आज इस क्लास को यहीं रोक रहे, इतना आप लोग अभी बैठ करके रीडिंग करो, और कोई डाउट आता तो पूछो, और ये पोस्टुलेट याद करके आने। ठीक है भाई, छुट्टी नहीं हुई अभी, बैठ के याद करो। आज क्या हो रहा है, एसी बंद कर दो, गर्मी हो रही है, चला रहा हूं तो ठंड लग रही है, सिस्टम कुछ भी है। हाँ, ठंड लग रही है उसको चला रहा हूं तो मैं क्या क्या कराऊंगा अगली क्लास में?